हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 6 दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो हर दिन हमें कोई ना कोई चेंजेस मिलते हैं अपनी सराउंडिंग में। हमारे आगे पीछे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। इसमें आपके चेंजेस जो हैं उसमें एक चेंजेस भी हो सकता है, ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में भी चेंजेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, आपकी मदर आपसे कह रही है कि आपने क्या करना है, डिज़ोल्व करनी है शुगर इसमें वाटर में, क्योंकि वो क्या बनाना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाना चाहते हैं। अब आपने क्या करना है, जो शुगर सोल्यूशन आप बनाते हो वो भी तो एक चेंज है, क्योंकि शुगर तो आपके क्रिस्टल फॉर्म में थी, आपने उसे वाटर में डिज़ोल्व किया, उसका सोल्यूशन बनाया, उसकी शेप भी चेंज हो गई, वो डिज़ोल्व हो गई। आपकी सॉलिड फॉर्म में थी ना शुगर, वो आपकी लिक्विड फॉर्म में आ गई। तो इस तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, जो आप दही बनाते हो दूध से, वो भी एक चेंज है। सम टाइम मिल्क क्या हो जाता है, सोर हो जाता है, तो सोरिंग ऑफ मिल्क भी क्या है, आपका चेंज है। स्टैच जो रबर बैंड है वो भी आपको स्ट्रेच करके रखते हो ना रबर बैंड को, तो वो भी आपका क्या है, चेंज है, क्योंकि उसकी शेप उस टाइम पे चेंज हो गई। अब लिस्ट बनाइए इस तरह 10 चेंजेस के, जो आप अपने आगे पीछे क्या करते हो, नोटिस करते हो। इस चैप्टर में हम परफॉर्म करेंगे कुछ एक्टिविटी और स्टडी करेंगे नेचर इन चेंजेस का, कि ये किस टाइप के चेंजेस होंगे। ब्रॉडली जो हमने क्लासिफिकेशन जो है चेंजेस की, उस दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज। इसी पे इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। अब हम यही डिस्कस करेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो फर्स्ट आपका फिजिकल चेंजेस, इसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। आपने क्या करना है, कट करना है एक पीस ऑफ पेपर, वो भी किसमें, 4 स्क्वायर पीसेस में आपने इसको कट कर देना है। हर एक स्क्वायर पीस को फिर से 4 स्क्वायर पीस में कट करना है। अब इन पीसेस को आपने रखना है फ्लोर पे या टेबल पे रखिए, ताकि इस तरह से रखने हैं कि जब आप उसको रखोगे फिर से आपको ओरिजिनल शेप दिखनी चाहिए पेपर की। जैसे यहाँ पे देखिए किया है, यहाँ पे डायग्राम आपको फिगर यहाँ पे बताई गई है। ओबियसली आप ज्वाइन तो नहीं कर सकते दोबारा उसको ओरिजिनल पीस में, लेकिन उस चेंज हो गया उसकी प्रॉपर्टी में, पेपर की प्रॉपर्टी में थोड़ा चेंज हो गया। एक्टिविटी 6.2 में देखिए, आप कलेक्ट कीजिए चाक की डस्ट जो होती है ना, तो आपके क्लासरूम में तो आप जब साफ़ करते हो तो चाक की डस्ट जो है फ्लोर पे गिर जाती है। आपने इसको कलेक्ट करना है, या क्रश कीजिए, सिंपली एक चाक पीस को क्रश कीजिए। क्रश करके क्या करेंगे, डस्ट बनाइए उसकी, फिर उसमें क्या डालिए, वाटर डालिए डस्ट में, उसका पेस्ट बनाइए और रोल करके उसको फिर से चाक की शेप में बनाइए। आप इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिए। क्या आपको दोबारा चाक मिलेगा डस्ट का। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको बोली है, कुछ आइस लीजिए ग्लास में या प्लास्टिक टम्बलर में, फिर मेल्ट कीजिए, थोड़ी सी आइस को मेल्ट होने दीजिए। अब आपके पास मिक्सचर हो जाएगा, थोड़ी सी आइस होगी, मेल्ट होने के बाद कुछ वाटर बन गया होगा। अब आपने क्या करना है, इस टम्बलर को कहाँ पे रखना है, फ्रीजिंग मिक्सचर में रखना है। अब क्या वाटर जो है सॉलिड आइस में फिर से कन्वर्ट हो गया, तो यस ये होगा, कन्वर्ट तो होगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पे कन्वर्जन तो होगा आपका। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी गई है, आपने कुछ वाटर है उसको बॉयल करना है कंटेनर में। आप देखोगे जब आप बॉयल हो रहा होगा उसमें से स्टीम निकलेगी सरफेस ऑफ वाटर में से। आपने उसके ऊपर एक इन्वर्टेड पैन को रखना है हैंडल के साथ, जिसका हैंडल भी होना चाहिए स्टीम के ऊपर। थोड़ी दूरी पे रखिए, बॉइलिंग वाटर से थोड़ी दूरी पे रखना है। ऑब्जर्व कीजिए जो इनर सरफेस है पैन का, क्या आपको वहाँ पे कोई ड्रॉपलेट दिखे, हाँ दिखेंगे। जब स्टीम ऊपर जाती है तो जो आपने ढक्कन रखा होता है किसी भी वेसल के ऊपर, तो वहाँ पे आपके पानी के ड्रॉपलेट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक चेंज है। नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको होल्ड कीजिए सा हेक्सा ब्लेड विद ए पेयर ऑफ टंग्स के साथ आपने पकड़ना है, और कीप कीजिए जो टिप फ्री एंड है ना ब्लेड का, वो गैस स्टोव के ऊपर रखना है। थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए। तो क्या जब आपने देखा तो क्या कलर जो था टिप ऑफ द ब्लेड क्या वो चेंज हुआ। रिमूव कर दीजिए ब्लेड को फ्लेम में से, ऑब्जर्व कीजिए टिप को फिर से थोड़ी देर के बाद, क्या उसका कलर दोबारा ओरिजिनल कलर में आ गया फिर से जो पहले था। अब एक्टिविटी 6.1 और 6.2 जो हमने की, वहाँ पे आपने देखा कि जो पेपर था और जो पीस ऑफ चाक था उसमें साइज़ में चेंज आ गया। सेम बन रहा तो वो पेपर ही, लेकिन उसका साइज़ जो था वो चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट आपकी एक्टिविटीज़ थी 6.3 और 6.4 में, वहाँ पे वाटर जो था वो चेंज हुआ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड में और फ्रॉम गैस टू लिक्विड में। एक्टिविटी 6.5 में हेक्सा ब्लेड जो था उसका कलर चेंज हो गया हीट करने में। तो वो प्रॉपर्टीज़ जिसमें शेप में, साइज़ में, कलर में, या स्टेट मीन आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में अगर चेंज आ जाए सब्सटेंस की, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अंडरलाइन करके रखिए इन वर्ड्स को।
वो प्रॉपर्टीज़ जिसमें शेप में, साइज़ में, कलर में या स्टेट जो है सब्सटेंस का उसमें चेंज आ जाए, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और चेंज जिसमें सब्सटेंस जो है वो अंडरगो जाता है, मीन्स वो चेंज जिसमें सब्सटेंस की फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, मीन्स शेप, साइज़, कलर और स्टेट जो होती है वो चेंज हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फिज़िकल चेंज कहते हैं। फिज़िकल चेंज जो जनरली होता क्या है, रिवर्सिबल होता है। उस ऐसे चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता। चलिए एक और टाइप का जो नेक्स्ट टाइप का आपका है, ये तो था फिज़िकल चेंज के बारे में। नेक्स्ट आपका केमिकल चेंज, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चेंज जिसमें आप क्वाइट फैमिली हैं, कौन सा एग्जांपल आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आप आयरन के पीस को खुले में छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, तो उसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है ब्राउन सब्सटेंस की। उस ब्राउन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। देखिए यहाँ पे आपको फिगर भी दिखाई गई है, ये देखिए आयरन के आर्टिकल्स को क्या हो गया है, रस्टिंग हो गई है। यहाँ पे आयरन के गेट्स देखे होंगे आपने पार्क्स में, फार्मलैंड में। आयरन के बेंचेस देखे होंगे लॉन्स में, गार्डन्स में। ऑलमोस्ट जितने भी आर्टिकल होते हैं आयरन के, अगर आप उनको कहाँ पे रखोगे, खुले में रखोगे, तो उनको क्या हो जाएंगे, रस्टेड हो जाएंगे, उन्हें जंग लग जाएगी। घरों में भी आपने देखे होंगे शॉवल, स्पेड्स, उनको भी क्या हो जाते हैं, रस्टेड हो जाते हैं अगर आप उन्हें खुले में हवा में छोड़ दो। किचन में आपने देखा होगा जो वेट आपका तवा होता है ना, जो अगर वो गीला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो उसमें भी रेड कलर का ऐसे ब्राउन सा बन जाता है, सब्सटेंस बन जाता है, वो भी रस्टेड हो जाता है। रस्ट जो है वो आपका आयरन नहीं है, वो आयरन से डिफरेंट है, ये आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। कुछ और एग्जांपल देखिए, कुछ और चेंजेस देखते हैं जिसमें नए सब्सटेंस जो है बनते हैं। यहाँ पे आपको एक्टिविटी 6.2 दी गई है। ये डेंजरस है देखने के लिए। अगर जो आपका मैग्नीशियम रिबन है उसको ज़्यादातर बर्न होते हुए देखना नहीं है आपने। टीचर को एडवाइस करनी होगी चिल्ड्रन को कि वो उस पर ना इतना ध्यान दें, किस पे, बर्निंग रिबन पे। जस्ट आप एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक स्मॉल पीस ले लीजिए या थिन स्टिप ले लीजिए, किसकी, रिबन ऑफ मैग्नीशियम। ये रिबन होता है मैग्नीशियम का। उसको क्लीन कीजिए, उसकी टिप को सैंड पेपर के साथ। अब क्या करना है, जो उसकी टिप है उसे कैंडल फ्लेम के पास लाइए, वो बर्न करेगा। आपका जब बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा वाइट लाइट के साथ। देखिए ये दिखाया है यहाँ पे, ये आपकी वाइट लाइट के साथ ये जलना शुरू हो गया। और जब ये पूरी तरह से मैग्नीशियम रिबन आपका पूरी तरह से जल जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, एक पाउडर फॉर्म में ऐश बचेगी। क्या जो ऐश है वो देखने में मैग्नीशियम रिबन की तरह लग रही है, तो वो कैसे लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐश है किसकी। ये जो चेंज है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन की फॉर्म में। आपका क्या था, मैग्नीशियम जला था, आपको पता जलने के लिए किस चीज़ की नीड होती है, ऑक्सीजन की। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जले और आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है ऐश को और उसे मिक्स करना है पानी के अंदर। थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें मिक्स कीजिए, मिक्सचर को अच्छी तरह से हिलाइए। अब आप टेक्स्ट करेंगे मिक्सचर को ब्लू और रेड लिटमस पेपर से, जो आपने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। रेड और ब्लू लिटमस पेपर किस लिए यूज़ किए जाते हैं, आपके चेक करने के लिए कि जो सोल्यूशन है आपका सब्सटेंस का, क्या वो एसिडिक है और बेसिक है। क्या मिक्सचर जो था उसने टर्न किया रेड लिटमस को ब्लू में या ब्लू लिटमस को रेड में। इसी बेसिस पे हम, इस टेस्ट के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो एक्वा सोल्यूशन मिला आपको मैग्नीशियम के एशेस का, क्या वो एसिडिक है जहाँ बेसिक है। डिज़ोल्व किए जब किया था हमने ऐश को वाटर में, तो उसमें क्या हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया। ये जो नया सब्सटेंस बना इसकी भी हम एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं। आपका क्या बना था एशेस में, एशेस में आपका क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। जब आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, दैट इज़ H2O में, आपका बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और आपने ऑलरेडी चैप्टर 5 में पढ़ा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है, बेस होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो न्यू सब्सटेंस बना जब आपने जलाया मैग्नीशियम को। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक और सब्सटेंस बना जब आपने उस ऐश को, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, उसको डिज़ोल्व किया किसमें, वाटर में। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक आपको और एक्टिविटी दी गई है। डिज़ोल्व कीजिए 1 चम्मच कॉपर सल्फेट को, इसमें अबाउट हाफ कप ऑफ वाटर लेना है आपने। ग्लास में लीजिए, ग्लास टम्बलर में लीजिए या बीकर में लीजिए। कुछ ड्रॉप डालिए उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की सोल्यूशन के अंदर। किसके सोल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप डालनी है। आपको क्या मिलेगा, ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा। एक सेव कर रख लीजिए, सैंपल रख लीजिए उस सोल्यूशन का टेस्ट ट्यूब में या स्मॉल ग्लास बॉटल में रख लीजिए। सैंपल को थोड़ा सा रख लीजिए।
ड्रॉप कीजिए नेल और यूज़ शेविंग ब्लेड, या तो आयरन का नेल लीजिए या शेविंग ब्लेड जो होता है वो सोल्यूशन में डाल दीजिए, जो सोल्यूशन बचा है। थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए, हाँ आधे घंटे तक के लिए कर लीजिए। ऑब्ज़र्व कीजिए कलर किसका, सोल्यूशन का, और कंपेयर कीजिए जो आपने सैंपल रखा था ना सोल्यूशन का, उसके साथ आप अपने इन दो कलर को क्या करना है, कंपेयर करना है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया है कि ये आपका कॉपर सल्फेट का पहले का सोल्यूशन है। ये देखिए आयरन का जब आपने ब्लेड्स में डिप किया है उसके बाद सोल्यूशन का कलर कैसा हो गया है। आपने देखा क्या कोई चेंज आया कलर में सोल्यूशन के? हाँ, ये तो ग्रीन कलर का हो गया है। अब बाहर निकालिए नेल या ब्लेड को, क्या वो उसमें भी कोई चेंज आया है? देखिए इसका कलर भी वहाँ पे वाइट दिख रहा है, यहाँ पे ऑरेंज सा दिख रहा है, ब्राउन सा। वो जो चेंजेस हैं जो आप नोटिस कर रहे हैं वो क्यों हुए हैं? क्योंकि रिएक्शन हुई है कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में। कहाँ किसके बीच में हुई है? कॉपर सल्फेट और आयरन आपका कहाँ पे था? ब्लेड के अंदर। वो जो चेंज था सोल्यूशन का, जो कलर चेंज हुआ है ब्लू से जो ग्रीन हुआ है, वो किसके कारण हुआ है? क्योंकि फॉर्मेशन हुई है आयरन सल्फेट की, एक नया सब्सटेंस बना है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और अब आप खुद बन गया है आयरन सल्फेट, एक नया सब्सटेंस। वो जो ब्राउन कलर सा डिपॉजिट हुआ है आयरन की नेल पे, वो कॉपर है, वो भी एक नया सब्सटेंस है। तो हम रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, ब्लू कलर का था, आयरन का साथ रिएक्ट हुआ, आयरन ने कॉपर को हटा दिया, बन गया आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो कि ग्रीन कलर का बन गया। और कॉपर किस पे डिपॉजिट हो गया? ब्राउन डिपॉजिट आपके आयरन के ब्लेड पे। ये भी आपकी केमिकल रिएक्शन है, नया सब्सटेंस यहाँ पे भी बन रहा है। नेक्स्ट आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, आपको टीस्पून एक चम्मच लेना है विनेगर का टेस्ट ट्यूब में, उसमें एक पिंच डाल दीजिए बेकिंग सोडा की। आपने सुनोगे यहाँ पे हिसिंग साउंड आएगी, जैसे बबल्स निकलते हैं ना, ऐसी साउंड आएगी वहाँ से, उसमें से बबल्स भी निकलेंगे गैस के। अब पास कीजिए इस गैस को एक फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर में, जैसे कि आपको फिगर 6.5 में शो किया गया है। क्या होगा लाइम वाटर के साथ? ये देखिए इस तरह से आपका विनेगर था, बेकिंग सोडा आपने इसमें डाला था। अब जो यहाँ से गैस निकले, देखिए इसको कॉक के साथ बंद कर देना है, इसमें से एक पाइप पास करनी है इसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो इसमें से यहाँ पे आ रही है, इसमें लाइम वाटर है, यहाँ से टेस्ट ट्यूब के थ्रू आपकी जो गैस है वो यहाँ पे आ रही है लाइम वाटर के अंदर। अब इसमें जो रिएक्शन हुई है वो ऐसे है कि आपका विनेगर था, विनेगर आपका एसिटिक एसिड होता है याद रखिएगा, बेकिंग सोडा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड, और भी कई सब्सटेंस बने होंगे लेकिन मेनली कार्बन डाइऑक्साइड बना। वो जो रिएक्शन थी बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में, देखिए वो ये थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और साथ में वाटर भी बन गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड आप पास करोगे लाइम वाटर में से तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो वाटर को क्या बना देता है? मिल्की बना देता है। वो जो टर्निंग जो है लाइम वाटर की, जब वो मिल्की हो जाता है, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो गैस रिलीज़ हुई है आपके विनेगर वाले सोल्यूशन में से वो आपकी कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी। ये इसके लिए टेस्ट भी हम कर सकते हैं, आपने यूज़ किया था चैप्टर 10 में शो करने के लिए कि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक्टिविटी 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि जो चेंज था, वन और मोर न्यू सब्सटेंस बने ही बने, हर एक एक्टिविटी में जब भी चेंज हुआ तो एक से या एक से ज़्यादा जो सब्सटेंस से बने। एक्टिविटी 6.6 में जो ऐश था उसमें न्यू सब्सटेंस बना था आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब आपने बर्न किया था एयर में। एक्टिविटी 6.7 में रिएक्शन हुई कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ, वहाँ पे आयरन और सल्फेट और कॉपर बन गए। दोनों जो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे हर केस में बने हैं, कॉपर जो था वो डिपॉजिट हो गया आपका शेविंग ब्लेड पे, हुआ था ना, यहाँ पे एक आयरन सल्फेट बन गया, दूसरा कॉपर जो था वो ब्लेड पे शिफ्ट हो गया। एक्टिविटी 6.8 में विनेगर और बेकिंग सोडा जो थे आपस में रिएक्ट होकर उन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, जो टर्न हो गया, जिसने टर्न कर दिया लाइम वाटर को मिल्की। तो क्या आप नेम बता सकते हो कौन सा न्यू सब्सटेंस यहाँ पे बना? आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना था जो ऑलरेडी हमने रिएक्शन में डिस्कस किया हुआ है, साथ में आपका वाटर भी रिलीज हुआ है। तो ऐसे चेंजेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हों उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। वो केमिकल चेंज जो है इसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। केमिकल चेंज इज़ आल्सो नोन एज ए केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता लेकिन केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस बनते हैं। केमिकल चेंजेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ के लिए। जितने भी नए सब्सटेंस बनते हैं वो रिज़ल्ट होता है केमिकल चेंजेस का। जैसे एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर,
वो भी एक केमिकल चेंज है। फलों का पकना भी केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन जो होती है ग्रेप्स की, वो भी क्या होता है, केमिकल चेंज है। ये सारी सीरीज़ क्या है, केमिकल चेंजेस। और भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। जो मेडिसिन होता है, एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपकी मेडिसिन ऐसे थोड़ा ना बन जाती है, वो बहुत सारे केमिकल्स को रिएक्ट करके बनवाई जाती है। ये भी आपकी क्या है, केमिकल चेंज है। नए यूज़फुल मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, डिटर्जेंट्स होते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। केमिकल चेंजेस होते हैं, उनके कारण ये चीज़ें बनती हैं। हर एक न्यू मटेरियल जो डिस्कवर होता है वो कैसे स्टडी डिस्कवर होता है, स्टडी करके उसके केमिकल चेंजेस। हमने देखा है कि वन और मोर न्यू सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं केमिकल चेंज में। साथ में नए प्रोडक्ट भी बनते हैं, ठीक है, केमिकल चेंज में। कैसे कैसे बनते हैं, हीट, लाइट और अदर रेडिएशन जो हैं वो भी निकलती हैं, यूज़ होती हैं। हीट यूज़ भी हो सकती है, प्रोड्यूस भी हो सकती है। यहाँ पे हमने देखा साउंड भी प्रोड्यूस हुई थी जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बबल की फॉर्म में निकल रही थी। चेंज स्मेल में हो जाता है, नई नई स्मेल आ जाती है जब आपका नया प्रोडक्ट बनता है। कलर में चेंज हो सकता है, जैसे कि आपने सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट वाले के सोल्यूशन में देखा, वो ब्लू कलर का था, जब वो आयरन सल्फेट में बन गया तो ग्रीन कलर में आ गया। गैस भी बनती है, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी एक रिएक्शन में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में भी केमिकल चेंज था। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स, ये भी आपका केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग किसी भी सब्सटेंस की अगर होगी वो आपका केमिकल चेंज होगा, क्योंकि बर्निंग में हमेशा क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और न्यू सब्सटेंस जो है वो बनते हैं। जो आपका एक्सप्लोजन होता है फायर वर्क का, होता है ना एक्सप्लोजन फायर वर्क वालों का, वो भी एक केमिकल चेंज है। आपको पता है कि एक्सप्लोजन जो होता है उसके कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई एक्सप्लोजन कहने का मतलब धमाका ही आप बोल सकते हो, चाहे वो बिजली वाली साइड पे हो, किसी भी चीज़ का हो, क्रैकरी का हो, पटाखों वगैरह का हो, वहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, और बहुत सारी अनप्लेजेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो पोल्यूट करती हैं आपके एटमॉस्फेयर को। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आपके जो फायर वर्क्स जो करते हो, क्रैकर्स वगैरह लाते हो आप दिवाली पे, वो आप ज़्यादा उसके साथ प्ले मत किया कीजिए। जब फूड जो है वो स्पॉयल हो जाता है, उसकी स्मेल देखिए कैसी हो जाती है, ये भी आपका क्या होता है, केमिकल चेंज ही होता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जो स्लाइस होती है एप्पल की, अगर थोड़ी काट के आप थोड़ी देर के लिए छोड़ जाते हो तो उसके ब्राउन कलर आ जाता है, अगर आप उसको इमीडिएटली कंज्यूम ना करो, ये भी आपका केमिकल चेंज है। यहाँ पे देखिए, आपने ऐसा चेंजिंग कलर नहीं देखा उसमें, फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल में देखा होगा बड़ी बार। आपने इसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है, ये भी आपका केमिकल चेंज है। रिपीट कीजिए सेम एक्टिविटी स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल के साथ, तो होते हैं, उनके कलर भी चेंज होते हैं। तो जो चेंज इन कलर आता है इस केसेस में, इसमें भी न्यू सब्सटेंस बनते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या है, आपके केमिकल चेंजेस ही हैं। चैप्टर 5 में आपने पढ़ा था कि कैसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को बेस के साथ। तो जो न्यूट्रलाइजेशन था वो भी तो आपका केमिकल चेंज है, वहाँ पे भी तो नया सब्सटेंस बनता था। जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट करते तो आपका साल्ट बनता था, वो भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। अब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने बीच में पढ़ा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन भी आपका केमिकल चेंज होता है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन होती कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं रस्टिंग क्या होता है। ये एक चेंज है जो अफेक्ट करता है आयरन के आर्टिकल्स को, जो भी आयरन की बनी चीज़ें होती हैं वो क्या उनको अफेक्ट करते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ड्यू टू रस्टिंग। सिंस क्योंकि आयरन को यूज़ किया जाता है ब्रिज बनाने के लिए, शिप्स बनाने के लिए, कार्स बनती हैं, ट्रक की बॉडीज़ बनती हैं, और भी बड़े सारी चीज़ें बनती हैं आयरन के साथ। तो इतना जो लॉस है रस्टिंग के कारण अगर हो जाएगा तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं आयरन की। जो प्रोसेस है रस्टिंग की, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका आयरन होता है अगर आप उसको खुले में छोड़ दोगे, मीन्स एयर में, तो एयर में आपका क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, साथ में मॉइस्चर भी होता है वाटर के फॉर्म में। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपकी क्या बनती है, रस्ट, मीन्स Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। रस्टिंग के लिए प्रेजेंस होना ज़रूरी है ऑक्सीजन और वाटर की। मीन्स अगर रस्टिंग तभी होती है जब ऑक्सीजन और वाटर होंगे, इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। इनफैक्ट जो कंटेंट है, ये जो मात्रा है मॉइस्चर की एयर में, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब आपकी ह्यूमिडिटी जो होती है ज़्यादा होती है एयर में अगर, तो रस्टिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि गर्मियों के दिनों में देखिए ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो रस्टिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी रस्टिंग वहाँ पे ज़्यादा होगी ही होगी। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग के लिए,
रस्टिंग को करना पड़ेगा प्रिवेंट, क्योंकि इसके इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनती हैं, तो रस्टिंग को प्रिवेंट करना तो ज़रूरी है। तो प्रिवेंट करने के लिए आयरन आर्टिकल को जो किस ताकि वो किसके कंटेक्ट में ना आए, ऑक्सीजन या वाटर जब दोनों के कंटेक्ट में ना आए, तो सिंपल वे ये है कि आप क्या करेंगे, एक पेंट या ग्रीस से उसको कोटिंग करते हो ना, पेंट वगैरह आप गेट वगैरह को जो भी आयरन के आर्टिकल हैं उनको पेंट किया होता है आपने, या ग्रीस करते हो। इनफैक्ट ये जो कोर्स है ना, ये हमें अप्लाई करने पड़ते हैं रेगुलरली, ताकि हम रस्टिंग से चीज़ों को बचा सकें। ये नहीं कि एक बार पेंट कर दिया दोबारा नहीं करोगे। अनदर वे जो है, आप डिपॉजिट करते हो लेयर मेटल की, जैसे क्रोमियम की, जिंक की, किस पे लगा देते हो, आयरन के ऊपर लगा देते हो। और ये जो प्रोसेस होती है, जो आप लेयर लगा देते हो जिंक की या क्रोमियम की, किसके ऊपर, आयरन की, आप उसको क्या बोलते हो, गैल्वनाइजेशन मीन्स द प्रोसेस जिसमें आप डिपॉजिट करते हो लेयर किसकी, जिंक या आयरन की, जिंक की आयरन के ऊपर, उसे आप गैल्वनाइजेशन करते हो। जो आयरन की पाइप्स होती हैं, हम जो गर्म में यूज़ करते हैं जिसमें पानी जाता है, उनको भी गैल्वनाइज किया जाता है कि ताकि उसकी क्या ना हो, रस्टिंग ना हो। आपने देखा है शिप्स जो होती हैं समुंदर में, वो भी आयरन की बनी होती हैं। उनके जो पार्ट होते हैं वो अंडर वाटर ही रहते हैं, और कुछ पार्ट होता है वो पानी के ऊपर होता है। वाटर ड्रॉप्स कीप्स क्लिंगिंग टू द शिप आउटर सरफेस। वाटर तो लगातार शिप्स के आउटर सरफेस पे क्लिंग करता रहता है, टच होता रहता है। मोर ओवर जो वाटर है सी का, उसमें कितना सारा क्या होता है, बहुत सारा साल्ट होता है। आपको पता है साल्ट आपका कहाँ से बनता है, सी वाटर से बनता है। जो साल्ट वाटर होता है वो क्या करता है, प्रोसेस जो होती है रस्ट फॉर्मेशन की, उसको उसकी स्पीड बढ़ा देता है। तो इसलिए शिप्स में क्या होता है, सफर लॉट ऑफ डैमेज, बहुत सारा डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है रस्टिंग से, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। चाहे उसको जितना ज़्यादा पेंट किया गया हो, तब भी उसमें बहुत सारा नुकसान हो ही जाता है, क्योंकि जो साल्ट वाटर है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी किसको, आयरन को, रस्टिंग में ज़्यादा हेल्प करता है, रस्टिंग फास्ट हो जाती है साल्ट वाटर के कारण। तो इसीलिए शिप्स की जो आयरन में यूज़ किया जाता है उसे रिप्लेस किया जाता है हर साल। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना आर्थिक नुकसान हो जाता है वर्ल्ड को इसके कारण, किसके कारण, रस्टिंग के कारण। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये क्रिस्टलाइजेशन। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो साल्ट था वो इवापोरेशन से जो मिलता है, सी वाटर से मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। जो साल्ट ऑब्टेन्ड होता है इस मैनर में वो प्योर नहीं होता है, वो जो शेप होती है इसके क्रिस्टल की वो भी हमें क्लियरली नहीं दिखाई देती। तो जो लार्ज क्रिस्टल्स हैं पुअर सब्सटेंस के, वो कैसे बनते हैं, वो हम उनके सोल्यूशन से बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जब हम मतलब क्रिस्टल बनाते हैं किसी भी सब्सटेंस के, उनके सोल्यूशन में से, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये एग्जांपल है आपका एक फिज़िकल चेंज का। यहाँ पे देखिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपने यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज़ करना है, और याद रखना है जब आप बॉइलिंग वाटर कर रहे हैं तो केयरफुल रहना है। एक कप फुल लेना है वाटर का बीकर में, और ऐड करनी है उसमें कुछ ड्रॉप आपके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। हीट कीजिए वाटर को, जब वो स्टार्ट करेगा बॉयल करना तो आपने ऐड करना उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर, वो भी स्लोली धीरे धीरे हिलाते हिलाते ऐड करते जाना है। फिर लगातार ऐड करते जाना है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, तब तक जब तक उसमें वो पाउडर डिज़ोल्व होना बंद ना हो जाए। देखिए जब तक डिज़ोल्व होता है ठीक है, जब डिज़ोल्व नहीं होगा तो आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने फ़िल्टर करना है सोल्यूशन को। फ़िल्टर करने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि वो ठंडा हो जाए। लेकिन आपने सोल्यूशन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, ठंडा होते टाइम जैसा है पड़ा है रहने, जिसको हिलाना नहीं है। अब आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे सोल्यूशन को, तो क्या आपको क्रिस्टल दिखेंगे कॉपर सल्फेट के? अगर नहीं तो नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए और वेट कीजिए। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाया गया है, ये क्रिस्टल दिखेंगे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन इस फॉर्म में दिख रहे हैं इसके अंदर। तो इसी प्रोसेस को आप बोलते हो क्रिस्टलाइजेशन। आपने यहाँ पे चैप्टर में पढ़ा, फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। आइडेंटिफाई कीजिए चेंजेस जो आप ऑब्जर्व करते हो अपने आगे पीछे, उनमें से कौन से फिजिकल हैं, कौन से केमिकल चेंजेस हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में भी हमने डिस्कस किया, साथ में हमने डिस्कस किया क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।